भारतीय मंदिर वास्तुकला की जन्मभूमि आखिर वो कौन सी जगह है? ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब साम्राज्य स्याही से नहीं बल्कि पत्थर पर गढ़े जाते थे। एक ऐसी विरासत छोड़ते हुए जिसने भारत के पूरे सांस्कृतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम जिनकी कहानी जानने वाले हैं वो हैं बादामी के चालुक्य, एक ऐसा जबरदस्त राजवंश जिसने लगभग 200 सालों तक दक्कन पर हुकूमत की और अपनी कहानी उन्होंने पत्थर में तराश कर हमेशा के लिए अमर कर दी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये साम्राज्य बना कैसे। देखिए, कोई भी राजवंश रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता। चालुक्यों के लिए भी कहानी की शुरुआत हुई सामंतों के तौर पर, लेकिन उनके इरादे, उनकी महत्वाकांक्षा वो कहीं ज्यादा बड़ी थी। सपना था पश्चिमी दक्कन के दिल में अपना एक अलग, एक आजाद साम्राज्य बनाने का। देखिए, नींव तो जयसिंह और रणराज जैसे शुरुआती सरदारों ने रख दी थी, लेकिन असली चिंगारी जलाई पुलकेशिन प्रथम ने। साल था 543 एडी, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठान के साथ अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और वातापी, जिसे हम आज बदामी के नाम से जानते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाया। फिर उनके बेटे कीर्तिवर्मन प्रथम ने इस सपने को और भी बड़ा कर दिया। उन्होंने कोंकण के मौर्यों को हराया और गोवा के उस बेहद जरूरी बंदरगाह पर कब्जा करके, समझिए, एक तरह से एक समुद्री साम्राज्य की नींव रख दी। अब हर महान राजवंश में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो उस कहानी को, उस राजवंश को उसकी बुलंदियों पर ले जाता है। चालुक्यों के लिए वो किरदार थे पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल का शिलालेख कहता है, उसने दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण के स्वामी की उपाधि हासिल की। अब यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, और इसे जीता गया था उस दौर के शायद सबसे मुश्किल काम को करके, उत्तर के सबसे शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को हराकर। सोचिए, इस एक जीत ने हर्षवर्धन के दक्षिण विजय के सपने को हमेशा के लिए रोक दिया और दक्कन को एक ऐसी आजाद शक्ति बना दिया जिसने भारत में सत्ता का संतुलन ही बदल कर रख दिया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल, वो तो अपने आप में शक्ति प्रदर्शन का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने पहले पल्लवों के साथियों को हराया और फिर सीधे पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम से ही जा भिड़े, और यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी जो अगले 100 साल तक चलने वाली थी। कमाल की बात यह है कि उनकी शोहरत सरहदों के पार भी पहुंची। दूर ईरान के सस्सानी साम्राज्य से उनके रिश्ते थे, जिसका एक नज़ारा अजंता की गुफाओं में आज भी देखने को मिलता है। और तो और, मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग भी उनके साम्राज्य की शान और शौकत देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। अब देखिए, साम्राज्य तो बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन कुछ विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। तो चलिए अब जरा युद्ध के मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और चालुक्यों की उस विरासत की ओर चलते हैं जो आज भी कायम है, उनकी क्रांतिकारी वास्तुशिल्प की प्रयोगशाला, जिसे उन्होंने अपनी ही धरती के बलुआ पत्थर में तराशा था। उन्होंने एक बिल्कुल नई, एक हाइब्रिड वास्तुशिल्प शैली को जन्म दिया। नाम था वेसर शैली। इसे एक तरह का क्रिएटिव फ्यूजन समझिए। मतलब, उन्होंने उत्तर भारत की मंदिर परंपरा यानी नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ परंपरा, दोनों की सबसे बेहतरीन खूबियों को लिया और उन्हें मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो एकदम नया और अनोखा था। और यहाँ हम उस फ्यूजन को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है उत्तर की नागर शैली जो अपने घुमावदार टावर यानी शिखर के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ दक्षिण की द्रविड़ शैली का पिरामिड जैसा सीढ़ीदार टावर जिसे विमान कहते हैं। वेसर शैली की खूबी यही थी कि उसने इन दोनों के आकार और सजावट को इस तरह मिलाया कि एक बिल्कुल नई शानदार कला सामने आई। चालुक्य वास्तुकला का ये पूरा सफर 3 खास पड़ावों से गुजरा। समझिए, एक आर्किटेक्चरल ट्रायंगल था ये। पहला, ऐहोल, जिसे वास्तुशिल्प की जन्मभूमि भी कहते हैं। ये उनकी एक्सपेरिमेंट करने की जगह थी, जहां 70 से ज्यादा मंदिरों में उन्होंने निडर होकर नए नए डिजाइन आजमाए। फिर आया बादामी, जो अपनी गुफा मंदिरों के लिए मशहूर है, जिन्हें सीधे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। और आखिर में पत्तादकल, जो उनके राज्याभिषेक का स्थल था। यहीं पर उनकी ये कला अपने शिखर पर पहुंची। और पत्तदकल, वो तो बस बेमिसाल है। इसे यूं ही यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा नहीं मिला है। सोचिए, यहां उत्तर और दक्षिण शैली के मंदिर एक दूसरे के बगल में पूरी शान से खड़े हैं। रानी लोक महादेवी ने एक जीत की याद में विरूपाक्ष मंदिर बनवाया जो द्रविड़ शैली का एक शाहकार है, और उसके पास पापनाथ मंदिर नागर शैली की खूबसूरती दिखाता है। कोई हैरत की बात नहीं कि यूनेस्को इसे वास्तुशिल्प रूपों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण कहता है। ये चालुक्यों के सारे प्रयोगों का सबसे शानदार नतीजा है। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता।
अपनी सारी महानता के बावजूद चालुक्य साम्राज्य को भी अपने पतन का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर किन वजहों ने इस शक्तिशाली राजवंश के अंत की कहानी लिखी। उनके पतन की सबसे बड़ी वजह एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। उनके सबसे बड़े दुश्मन पल्लवों के साथ 100 साल तक चली लड़ाई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पासा लगातार पलटता रहा। पहले पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्रवर्मन को हराया, फिर पल्लवों ने जोरदार बदला लिया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला, बल्कि राजधानी वातापी को भी तहस-नहस कर दिया था। हालांकि बाद में विक्रमादित्य प्रथम ने हालात संभाले और पल्लवों को बाहर खदेड़ दिया, लेकिन दशकों के लगातार युद्ध ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। और फिर जो आखिरी चोट लगी वो किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि अंदर से ही दी। साल 755 एडी में अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को उन्हीं के एक सामंत दंती दुर्ग ने गद्दी से हटा दिया। और विडंबना देखिए, इसी दंती दुर्ग ने आगे चल के उस क्षेत्र के अगले महान राजवंश यानी राष्ट्रकूटों की नींव रखी। बादामी के चालुक्यों का साम्राज्य अब खत्म हो चुका था। साम्राज्य मिट जाते हैं पर उनके विचार अमर हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि एक खत्म हो चुके राजवंश की वास्तुकला की सोच ने आने वाली सदियों तक भारत को कैसे आकार दिया। देखिए, भले ही चालुक्य साम्राज्य चला गया, लेकिन उनका आर्किटेक्चरल डीएनए यानी वो वेसर शैली वो खत्म नहीं हुई, वो जिंदा रही। राष्ट्रकूट और होयसल जैसे बाद के राजवंशों ने उसे अपनाकर और भी निखारा। चालुक्यों ने शायद यही सिखाया कि सबसे स्थायी विरासत सैन्य ताकत से नहीं बल्कि एक कलात्मक नजरिए से बनती है, एक ऐसा नजरिया जो 1000 साल बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहता है।